बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ ऐसी कन्फ्यूजन्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे जो आम तौर पर पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर जब कोरोना आया था तो वैक्सीनेशन की बातें होने लगी तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। लोग कहते थे साइंस नाकाम हो गई, साइंसदान नाकाम हो गए, इतने अरसे से क्या कर रहे हैं, ये जल्दी क्यों नहीं कर रहे हैं, ये वैक्सीन जल्दी मार्केट में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा जो बैकग्राउंड था उसको समझे बगैर ये सब कुछ बातें हो रही थी। आज हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतना डिले क्यों हो रहा था। एक दवाई बन के मार्केट में आके इस्तेमाल होने और उसके असरात सामने आने तक कितना रिसर्च लगता है, फिर जाके एक दवाई मार्केट में आम हो जाती है, दस्तयाब हो जाती है। एक ये नुक्ता याद रखना है। दूसरा, कल मैंने आपको डी फार्मेसी के बारे में बताया था। ये टॉपिक ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम का है कि आप फार्मासिस्ट बनते हैं या दवासाज किसी रिसर्च से वाबस्ता हो जाते हैं या कंपनी से, तो दवाई बनाने के मरहले क्या है ये आपको पता चल जाएगा। इसमें सबसे पहले फार्माकोलॉजी इस चैप्टर का नाम है और फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स कहा है। फार्मेसी ये दवाइयों की जगह को कहा जाता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी उस इदारे को कहा जाता है जहाँ ये ड्रग्स या दवाई बनती है। अब ड्रग क्या है, दवाई कह सकते हैं आप इसको, लेकिन एनी केमिकल that is found naturally or which has been prepared artificially, यानी natural or synthetic, which shows some effects on living things is called drug। कोई भी ऐसा केमिकल जो नेचुरल हो या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हो, जो लिविंग थिंग्स पर कुछ असरात मरतब करे, उसको ड्रग कहा जाता है। ये लिविंग थिंग पर असरात दो तरह से हैं, या आप पहले एक और डेफिनेशन भी सुन चुके हैं, विच अल्टर्स द करंट कंडीशन ऑफ द बॉडी, जो जिस्म की मौजूदा सिचुएशन को तब्दील करे, उस केमिकल को भी ड्रग कहा जाता है। करंट सिचुएशन से मुराद क्या है, बीमार है तो ये बीमारी को दूर करके आपको दुरुस्त कर देता है। अगर बीमारी के बगैर इनको लिया जाए तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको बीमारी वाली कैफियत में डाल देते हैं। मसलन कोई नशा आवर चीज़ें भी ड्रग्स में शामिल हैं, तो वो फिर आप उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं और आप इसके बगैर बेचैन हो जाते हैं, तो अल्टर करता है, उसको ड्रग्स कहा जाता है। अब यहाँ पर इन ड्रग्स के डिस्कवरी से लेकर मार्केट में आने तक 5 मुख्तलिफ मरहले हैं और ये सारे मरहले स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। इन 5 मरहलों के तय करने तक फ्यू ईयर्स लग सकते हैं, चंद साल, और समटाइम्स डेकेड्स भी लग सकते हैं। डेकेड क्या है, 10 साल का अरसा लग सकता है। यानी इतना आसान नहीं है किसी दवाई को जी चाहो और आगे बढ़ा दिया। मसलन ये जो मैंने आपको शुरू में एक सिचुएशन बताई कि कोरोना में लोग बेचैन क्यों हो रहे थे, क्योंकि आप देखें तो जो साइंटिफिक अप्रोच नहीं रखते हैं वो जड़ी बूटियों के बारे में बड़े आराम से कहते हैं। मसलन खांसी है तो ये खा लो, इसका शोरबा पी लो, जो शानदा खाओ। मार्केटिंग वाले भी यही करते हैं। आम लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कोई भी चीज़ ऑफर कर देते हैं, जबकि ये जो फार्मास्यूटिकल या फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं इनके बारे में ऐसे अंदाजे नहीं है। एक्यूरेसी को और सेफ्टी को बहुत ख्याल रखा जाता है। तो सबसे पहले जितना भी अरसा लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, ये स्टेप्स जब तक कंप्लीट नहीं होंगे वो दवा मार्केट में नहीं बेची जा सकती। तो पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप कहलाता है ड्रग डिस्कवरी। एक ड्रग को हम कैसे दरियाफ्त करें, यहां पर ये नुक्ता भी याद रखें। एक लफ्ज होता है इन्वेंशन, एक लफ्ज है डिस्कवरी। इन्वेंशन का मतलब है कोई चीज जो नेचर में नहीं थी आपने खुद बना लिया। डिस्कवरी का मतलब है नेचर में मौजूद थी, उसको आपने आइडेंटिफाई करके अलग करके बता दिया है कि ये मैंने डिस्कवर किया है। तो ड्रग डिस्कवरी का सबसे पहला मरहला है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। टारगेट आइडेंटिफिकेशन
यहां जो मैं समझा हूं वो आपको बताता हूं। इसका मतलब यह है कि कोई बीमारी है, उस बीमारी का सबब बनने वाला जानदार, उसका कौन सा मॉलिक्यूल इस दवाई से मुतासिर होगा। मिसाल के तौर पर हम इंसान हैं, एक बैक्टीरिया आके हम पर हमला करता है, हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, ये बैक्टीरिया हमें बीमार करेगा। तो इस दवाई बनाते वक्त ड्रग आइडेंटिफिकेशन का टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है इस बैक्टीरिया का कौन सा मॉलिक्यूल है जिसको हम टारगेट करें तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं रहेगा। मसलन इस बैक्टीरिया का कोई एंजाइम हमारा टारगेट हो सकता है, इसके जिस्म में इस्तेमाल होने वाला कोई प्रोटीन हमारा टारगेट हो सकता है। अगर हम उस प्रोटीन को या उसके उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो आसान अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो जरासीम है उसका कमज़ोर पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो वीक पॉइंट मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करें और उसको टारगेट करने के लिए हम एक मेडिसिन यूज़ करें। तो जब ये हो जाए तो दूसरा टारगेट वैलिडेशन है। और टारगेट वैलिडेशन का मतलब है आपने उस वीक पॉइंट को कंफर्म किया कि वाकई इसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा था। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में, उसकी सेल मेम्ब्रेन में, उसके साइटोप्लाज्म में, उसके राइबोसोम के अंदर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है जिसको हम टारगेट करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। ये हो गया टारगेट आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद है हिट आइडेंटिफिकेशन। यहां हिट आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि अब हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड तलाश कर रहे हैं जिसकी मदद से उस आने वाले के टारगेट मॉलिक्यूल को हम निशाना बना सकें। यानी बैक्टीरिया का कमजोर पॉइंट हमें समझ में आ गया। अब उस कमजोर पॉइंट को कैसे कंट्रोल करें, किस मॉलिक्यूल से कंट्रोल करें। तो हमारे पास पहले से कई मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम हिट आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। मैं क्लियर कर पा रहा हूं? यानी बाहर से आने वाला मॉलिक्यूल टारगेट है और जिसके जरिए उस टारगेट को हम हिट करना चाहते हैं वो हिट मॉलिक्यूल है। हिट मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर लाइब्रेरीज हैं, उनमें से कोई मॉलिक्यूल्स का ग्रोह हो सकता है जिसकी मदद से उस टारगेट को हम निशाना बनाना चाहते हैं। इसके बाद है हिट टू लीड आइडेंटिफिकेशन। हिट टू लीड आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है उस टारगेट को हमने जो ग्रुप या लाइब्रेरी ऑफ मॉलिक्यूल्स को यूज किया था हिट के तौर पर, उनमें से सबसे इफेक्टिव कौन सा है। अब मैं सिचुएशन यूं बताता हूं, मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि मैं इन मॉलिक्यूल्स की मदद से बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को रोक सकता हूं और बैक्टीरिया के भी टारगेट्स मैंने आइडेंटिफाई किए। अब मैं जो 10 मॉलिक्यूल हैं उनमें से एक एक करके उस पर अप्लाई करता हूं, उसके टारगेटेड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई करता हूं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसी को मैं चुन लूंगा ना। ये है आखिरी लीड आइडेंटिफिकेशन। यानी मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हिट करने वाले मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप था, उसमें से कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा कारगर है, उसको मैं आइडेंटिफाई करूंगा। अब उसी पर तवज्जो होगी। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। पहले मरहले पर हमने आने वाले पैथोजन के कमज़ोर पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है, उसके कमज़ोर उन मॉलिक्यूल को जिनको हम हिट कर सकते हैं। दूसरे मरहले पर हमने क्या किया है, हम किन मॉलिक्यूल्स के जरिए उसको टारगेट कर सकते हैं। तो इनमें से ये बहुत सारे होंगे, उनमें से किसी एक या दो को मुंतखब करना, ये हिट टू लीड आइडेंटिफिकेशन कहलाएगा। अब ऐसा करने के लिए हम पहले तो थ्योरी नहीं है ये, पहले तो यहाँ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। अब ये पहला मरहला था ड्रग डिस्कवरी का। उसके बाद दूसरा है, दूसरे स्टेप को कहा जाता है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स का मतलब है कि अभी हम अपने मुंतखब करदा हिट मॉलिक्यूल्स को क्लिनिक में या मरीजों पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी लेबोरेटरी में ही इनकी वैलिडिटी मालूम करेंगे कि ये कितने इफेक्टिव हैं। इसके लिए फिर सबसे पहला मरहला क्या होगा, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब है आउट ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों के जिस्म से बाहर लैब की कंडीशंस में
हमने क्या किया, फर्ज करें जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया था उसको ला के एक समझो एक्सपेरिमेंटल सेट में रखा। इसके बाद हमने उस अपने टारगेट हिट मॉलिक्यूल को इसके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करके देखेंगे कि ये वाकई टारगेट को हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये इन विट्रो ट्रायल होगा और हमें इससे इशारा मिल जाएगा कि ये इफेक्टिव है कि नहीं। जब ये मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो अब हम आएंगे इन वाइवो। इन वाइवो में क्या करेंगे, अब हम एक मसलन एक्सपेरिमेंटल एनिमल लेंगे। बायोलॉजी की लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पाले जाते हैं, उनमें चूहे भी हैं। एक चूहे के अंदर हमने उस बैक्टीरिया को भी इंट्रोड्यूस कराया है और अपने हिट जो मॉलिक्यूल्स है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया है। करा के उसके असरात देखेंगे कि वाकई जिस तरह ये लेबोरेटरी अपरेटस में इस बैक्टीरिया को मार रहा था या नाकारा बना रहा था, क्या इस चूहे के जिस्म में जाके भी ये मार रहा है कि नहीं मार रहा है। दोनों सिचुएशंस के रिजल्ट मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। और ये मैं बता दूं दोबारा, जितने स्टेप्स हैं हर स्टेप में नाकाम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो हर एक्सपेरिमेंट सीधा सीधा सिर्फ कामयाबी की तरफ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे फेलियर्स के बाद बाज़ औक़ात कामयाबी होती है। तो पहले हमने आर्टिफिशियल मीडियम में लैब में टेस्ट करके देखा असरात। अब दोनों को लिविंग थिंग्स के अंदर डाल के चेक करेंगे कि वहाँ भी ये मौसर है कि नहीं है। तो इसके बाद अगर मौसर हो गया तो इसी में एक टेस्ट और भी होगा और वो ये होगा टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। इससे मुराद क्या है, हम ये असर भी देखेंगे। तवज्जो है मेरी तरफ। यानी हमने क्या किया है, चूहे के अंदर बैक्टीरिया को भी डाला है, अपने मुंतखब करदा कंपाउंड को भी डाला है। अब हम दो असरात देख रहे हैं। पहला असर ये देख रहे हैं कि जो हमारा मॉलिक्यूल था हिट मॉलिक्यूल, उसने बैक्टीरिया वाले टारगेट मॉलिक्यूल को मुतासिर किया कि नहीं। दूसरा असर क्या देखेंगे कि हमने जो मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस कराया था उसने चूहे के जिस्म पर क्या असर डाला है, क्योंकि ये उस बैक्टीरिया को मार सकता है, उसके किसी प्रोटीन को किसी मॉलिक्यूल को हिट कर सकता है। तो ऐसे प्रोटीन और मॉलिक्यूल तो चूहे के सर में भी हो सकते हैं। तो अगर चूहे पर भी ये मौसर हुआ तो ये टॉक्सिकोलॉजी कहलाएगी। लेकिन ये टॉक्सिसिटी किसके लिए है, चूहे के लिए है। तो चूहे के लिए होगी तो कल को हमारे जिस्म के लिए भी हो सकती है। तो 3 स्टेप्स हैं, एक्शंस 2 हैं। पहले स्टेप में हमने इन विट्रो देखा, वहां तो लिविंग सिस्टम और कोई है ही नहीं, तो बैक्टीरिया पर ही असर करेगा। अगर वो कामयाब हुआ, हमने जो सोचा था वही नतीजा आया, तो अब क्या करेंगे, अब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो छोटा एक्सपेरिमेंटल एनिमल में बैक्टीरिया या उसका वो प्रोटीन भी डालेंगे, अपना हिट मॉलिक्यूल भी डालेंगे, डाल के उन दोनों के असरात देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे कि जो लिविंग एनिमल था उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ा, हमारे मॉलिक्यूल का। तो इस नतीजे में भी अगर ये पास हो जाता है तो अब हम तीसरे मरहले में या तीसरे फेज में पहुंचेंगे। और ये याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक नहीं होता है, कई हालात में टेस्ट लिया जाएगा। मसलन पहले इन विट्रो था तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था, डे लेंथ क्या थी, पीएच वहाँ का क्या था, और ऐसी कई डिटेल चीज़ों को रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव करेंगे। ये मरहला तय होने के बाद फिर चूहे के अंदर भी इसी तरह मुख्तलिफ मराहल में, मसलन रात को इंजेक्ट करके देखेंगे, किसी चूहे में दिन को इंजेक्ट करके देखेंगे, किसी चूहे में फास्टिंग वाली कैफियत में इंजेक्ट करेंगे, किसी में उसको जी भर के खाना खिला के दे देंगे, कभी उसको प्यासा रख के देंगे, कभी उसको पानी पिला के देंगे। तो हर पहलू से देखेंगे तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट में बहुत लंबा वक्त लगता है। तो जब ये प्री क्लिनिकल ट्रायल से पास हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, अब हम आएंगे क्लिनिकल तीसरे मरहले में, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स के फिर 4 मरहले हैं। इसका फेज 1 है, फेज 1, 4 फेजेस में। फेज 1 में हम क्या करेंगे, ह्यूमन पर ये आजमाएंगे, वॉलंटियर्स, कुछ रजाकार इंसानों को तलाश करेंगे जो हेल्दी होंगे, सेहतमंद, उनके ऊपर, और उनकी तादाद कम होगी,
20 से ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक लोग होंगे। इनके ऊपर अब यहाँ और बहुत सारी बातें ज़हन में रखनी होगी। वो जो हमारा हीट मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो, कम हो ज़्यादा हो, इन 20 से 100 अफराद पर चेक करने के बाद अगर हमें ये खुद सेफ रहते हैं और बाद में जरासीम भी डाल के देखेंगे जरासीम मर जाता है तो हम ये इसको बढ़ाएंगे, फेज़ 2 में आएंगे। फेज़ 2 में क्या करेंगे, हम वॉलंटियर्स की तादाद बढ़ाकर 100 से 300 तक करेंगे। और इस मरहले से भी हम प्रॉपरली गुजर गए तो फेज़ 3 में दाखिल हो जाएंगे। फेज़ 3 में क्या करेंगे, अब पेशेंट्स को ढूंढेंगे, इस बीमारी से मुतासिर होने वाले पेशेंट जिनकी तादाद कितनी होगी, ये 1000 से लेकर 3 से 4000 तक अफराद होंगे। ये ब्राउड एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो आपने देखा ये एक्सपेरिमेंट हमारा छोटे लेवल से फैल रहा था और जब इन सब में भी नताइज वैसे ही नजर आएंगे। अब हम पोस्ट ट्रायल जो वो था पोस्ट मार्केटिंग फेज पर ले जाएंगे इसको, यानी 3 फेजेस, क्लिनिकल ट्रायल के 3 फेजेस अब कंप्लीट होने के बाद अगला बड़ा जो चौथा फेज है उसमें जाकर फिर इस क्लिनिकल ट्रायल के चौथे फेज में फिर आएंगे। तो यहां से चौथा फेज शुरू होगा। तो चौथे फेज में क्या होगा, ये मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, मैं आपको दोबारा बताता हूं। क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेजेस हैं, पहले 3 फेजेस ये हैं, इसके बाद मार्केटिंग करके फिर दोबारा इसका चौथा फेज टेस्ट किया जाएगा। तो इस मार्केटिंग से पहले सीरीज में हमारे चौथे मरहले पर क्या होगा, हम इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज की तरफ इसको रेफर करेंगे। रेगुलेटरी रिव्यू, इसका मतलब क्या है, हर दवाई को एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूव कराना जरूरी है। मसलन पूरी दुनिया को दवाइयों की रेगुलेशन के लिए सबसे बड़ी जो अथॉरिटी समझी जाती है वो FAD है। FAD का मतलब है FDA, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन। ये अमेरिका की एजेंसी है। इसको हम भेजेंगे सारी तफसीलात, अब तक हमने क्या क्या किया है, नताइज क्या आए हैं, पूरा कंप्लीट डेटा उसको भेजेंगे। वहां पर माहिरीन इसको फिर रिपीट करेंगे, ये सारा उनके पास तो इंतजाम है करके। अगर हमारे नताइज और उनके नताइज सेम आते हैं तो फिर हमें वो मार्केटिंग की इजाज़त देंगे। मार्केटिंग की इजाज़त मिल जाएगी तो अगले मरहले में हम चले जाएंगे और वो क्या होगा, पोस्ट मार्केटिंग फेज। लेकिन एक चीज और याद रखें, ये जो FDA है ये हमें बहुत सारे सजेशंस भी देगा चेक करने के बाद। मसलन वो कहेगा इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, जिसको पोटेंसी कहते हैं, इसकी एफिकेसी या एफिशिएंसी बताएगा, कितना इफेक्टिव है, कितने दिन तक। मसलन आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके किसी बीमारी के लिए कोई दवाई लेते हैं तो वो आपको एक ही लाइन में 3-4 एडवाइसेस देता है। मसलन कहता है, एक दवाई का नाम लिखा, मसलन पेनाडोल 10 mg, ये इसकी पोटेंसी कहलाती है। इसका मतलब पेनाडोल एक इससे हैवी भी हो सकता है ना, 10 mg का भी हो सकता है, 20 mg का भी, 100 mg का भी हो, ये पोटेंसी कहलाती है। दूसरा, एक दिन में कितने डोज लेने हैं आपने, डोज भी बताता है, पोटेंसी के बाद डोज। कभी कहते हैं हमें 1+1+1, इसका क्या मतलब है, दिन में 3 दफा खाओ। 1+2 का मतलब क्या है, एक सुबह एक शाम को खाओ। इसी तरह एक रात को या एक सुबह नाश्ते से पहले या नाश्ते से बाद में, फिर कितने अरसे तक खाओ। 3 बातें हैं। इसकी पोटेंसी कितनी हो, डेली कितनी दफा खाना है, कितने दिन तक खाना है। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमें इन्फॉर्म करेगी कि आपने इन चीज़ों को और डिस्कस करके और चेक करके फाइनल करना है कि ये कितनी पोटेंसी
इसकी एफिकेसी है कितना, ड्यूरेशन और डेली डोज कितना, ये सारा तय होने के बाद अब मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचने के बाद यानी दवाई आपको अप्रूवल मिल गया है, अब उस दवाई की गोलियां, इंजेक्शन, कैप्सूल या मुख्तलिफ शक्लों में या सिरप में आपने बना लिया, बना के मार्केट में बेचा। मार्केट में बेचने के बाद भी उस पर नज़र रखी जाएगी। तो सबसे पहले आपकी मार्केट लिमिटेड होगी, उसके बाद अपने मुल्क में होगी, उसके बाद इंटरनेशनल चली जाएगी, वहाँ से फिर फीडबैक लिया जाएगा। ये फीडबैक कौन देगा? डॉक्टर्स देंगे। डॉक्टर्स अपने मरीजों को ये दवा प्रिस्क्राइब करके मरीजों को फॉलो अप के लिए बुलाते हैं, तो उससे बातों बातों में पूछ लेते हैं कि इस दवाई से आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी सामने आ जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल फील्ड में अब गया ना ये मेडिसिन। तो वहाँ से पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के ज़रिए इस दवा पर नज़र रखी जाएगी। अगर किसी दवाई के इस मरहले पर भी साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं तो फिर उसको ममनू करा दिया जाए, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो फिर इसको चलते रहने की इजाज़त दी जाएगी। और इस मॉनिटरिंग, इस पोस्ट मार्केटिंग फेज के दो हैं। एक तो मॉनिटरिंग की है आपने, दवाई कहाँ कहाँ गई, किस किस ने इस्तेमाल किया और उसके साइड इफ़ेक्ट थे कि नहीं थे। अगर मैंने कहा हैवी साइड इफ़ेक्ट है तो उसको वापस किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट कभी कभार कोई एक अद में आता है तो फिर दवाई में लिखा जाएगा। मसलन बहुत सारी दवाइयों पे एज लिखी जाती है, बड़ों के लिए 2 चम्मच, छोटों के लिए 1 चम्मच। ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस में है। इसी तरह कुछ दवाइयों पे लिखा होता है कि प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल ना करें, किसी दवाई में लिखा होता है हाई ब्लड प्रेशर वाला इस्तेमाल नहीं करें। ये सारी मालूमात मार्केट में जाने के बाद आए। दूसरा एक और क्या होगा, एडिशनल स्टडीज पोस्ट मार्केटिंग के बाद है। मार्केट में दवाई गई है और वहाँ वो इफेक्टिव साबित हो रही है और फीडबैक ये आ रहा है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो अब इस दवाई का एक और पहलू देखा जाएगा, क्या हम इस दवाई को किसी और बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो फिर एक दफा फिर नए सिरे से किसी और बीमारी को ट्राई करके टारगेट करके ये ट्रायल शुरू किए जाएंगे। इधर से मार्केट में चल भी रही है, उधर से पीछे मजीद स्टडी भी हो रही है कि और इस बीमारी के अलावा और किस बीमारी के लिए ये यूजफुल है। अगर साबित हो जाए तो फिर डॉक्टरों तक ये पैगाम भेजा जाएगा कि आप इस दवाई को इस बीमारी के साथ साथ इस बीमारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कितना एहतियात का दामन थामे रखा गया है और ये सारे मरहले मुकम्मल 2-3 महीने में नहीं हो सकते। लिहाजा किसी नई दवाई को मार्केट में आने के लिए हमें बहुत दफ़ा 10-10 साल तक भी इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इतना अरसा नहीं लगता, लेकिन साल तो लगते हैं इस बात के। बल्कि कहना चाहिए कि कम से कम जो लिमिट है 3 महीने, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इसको। अब इसके बाद जो अगला हमारा टारगेट है वो 2 तरह की मेडिसिन का है, एक एंटीबायोटिक्स, एक एंटीवायरल ड्रग्स। तो ये याद रखना है कि एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ये है, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स एंड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। किसी जानदार से हासिल किए गए हैं और दूसरे नुकसानदेह जानदार को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीबायोटिक इसलिए कहते हैं। लेकिन आजकल ये सिर्फ जानदारों से हासिल नहीं किए जाते, सिंथेटिक भी हैं, मेड और ये वायरस के अलावा बाकी तमाम पैथोजेंस पर एप्लीकेबल हैं। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई और इस तरह जो दूसरे नुकसान पहुंचाने वाले हैं उन पर एप्लीकेबल हैं, लेकिन एंटीबायोटिक वायरस के ऊपर इफेक्टिव नहीं है। इसलिए वायरस के लिए अलग दवाई बनी है जिसको हम एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं। तो ये 2 हमारे टारगेट्स होंगे।